हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 सुमित्रानंद पंत जी द्वारा लिखित नौका विहार की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहना, जिससे मैं एक एक शब्द और एक एक अर्थ के साथ आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दूं, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छे तरीके से लिख भी सकें। इस प्रकार से बता दूंगा कि डायरेक्टली आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा और आप कभी भूलेंगे ही नहीं। बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में, जितना हो सकेगा उतना आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने इससे ये वाला पैराग्राफ और इसके पहले के पैराग्राफ की वीडियो व्याख्या को बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग इस पैराग्राफ की और इसके आगे के पैराग्राफ की व्याख्या को पढ़ेंगे। तो डिस्टूडेंट, अगर आप उस पैराग्राफ की व्याख्या को चाहते तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाइए या फिर आप नॉलेज ट्रैक नौका विहार सर्च कीजिए तो हमारी वीडियो आ जाएगी, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। जब पहुँची चपला बीचदार, छिप गया चांदनी का कगार, यानी कि जो है कवि पंत जी इसमें जो है चांदनी रात में गंगा और उसके समीपस्थ प्रकृति सुषमा का मनमोहक चित्रण करते हुए कि कहते हैं, यानी कि कवि पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा के किनारे पहुंची, जब पहुंची, चपला मीन्स क्या होता है नौका या नाव, कगार मीन्स क्या होता है किनारा। कवि कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ वह रेतीला कगार ओझल हो गया। यानी कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, यानी कि कवि पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नाव गंगा के बीच धारा में पहुंची तो जब हम लोग किनारे पर थे तो वह जो रेत का टीला दिखाई दे रहा था, जब हमारी नाव बीच में पहुंच गई तो वह रेत का टीला ओझल हो गया, यानी कि चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ वह रेत का टीला आंखों से हम लोगों की ओझल हो गया या नहीं दिखाई दे रहा था। दो बाहों से दूरस्थ तीर धरा का क्रस कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया धरा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर समीप वह कौन विहाग, क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। यानी कि दो बाहों से दूरस्थ तीर धरा का क्रस कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। उस समय यानी कि सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नाव बीच धारा में आ गई और वह चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला तट दूर हो गया, तो उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीक हो रहे। क्रसमिस होता है छिणका या दुबला पतला, यानी कि उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान हम लोगों से बहुत दूर हो गए थे, फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीक हो रहे थे और वे गंगा की धारा के छिणकाए कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे। यानी कि कहने का आशय यह है कि यानी कि वो दोनों तट ऐसे प्रतीक हो रहे थे कि मानो गंगा की धारा की छिणकाए कोमल नारी शरीर से वह आलिंगनबद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अधीर या व्याकुल हो रहे थे। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल भूरेखा सी लगती भूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। और कहते हैं कि बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति, यानी कि विटपमाल में क्या होता है वृक्षों की पंक्ति, भूरेखा मतलब भाव के समान, अराल मिस होता है टेढ़ी, अराल मिस क्या होता है टेढ़ी, भूरेखा मतलब भाव के समान, विटपमाल मिस होता है वृक्षों की पंक्ति, अति दूर क्षितिज पर विटपमाल। और कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी कि बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नील वर्णीय और विशाल नयन तिरछी भौं के समान दिखाई दे रही थी। यानी कि जो है गंगा की धारा में जब बीच में पहुंच गए तो वह वृक्षों की माल एकदम
भौहों के समान, यानी कि भौं के समान, टेढ़ी भौं के समान दिखाई दे रही थी। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धरा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर रहा प्रतीक। और सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि वह छोटा सा शांत ऐसा द्वीप ऐसा प्रतीक हो रहा था, यानी कि कहते हैं कि वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु, यानी कि जैसे कोई छोटा सा शिशु या बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपककर सोया हुआ हो। यानी कि उस समय छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीक हो रहा था जैसे कोई छोटा सा शिशु या बालक या बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपककर सोया हुआ हो। गंगा सोया हुआ हो, वह कौन क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक छाया की कोकी को विलोक। और सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है, क्या वह कोई चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है, यानी कि एक पक्षी को अपनी प्रेमिका से बिछड़ने का विरह का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं जो है यानी कि कहते हैं सुमित्रानंद पंत जी, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है, क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है, जो गंगा के जल में पड़ रहे प्रतिबिंब को चकवी समझ रहा है, यानी कि उसका जो है चंद्रमा की चांदनी में जो है उसका प्रतिबिंब जल पर जो बन रहा था तो उसी को समझ गया, यानी कि वह उसे चकवी तो नहीं समझ रहा है। और अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए तथा उससे मिलने हेतु उड़ता जा रहा है, यानी कि उससे मिलने के लिए, उसी चकवी से मिलने के लिए वह निरंतर उड़ता जा रहा है। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार, डंडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फन फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सांपों सी रलमाल नाचती रश्मियाँ, जल में चल रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की ललित कलाओं से सिख सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सरोत साह। पतवार घुमा अब प्रतुन भार, नौका घूमी विपरीत धार। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि बीच धारा से पहुंचकर गंगा के अथाह जल में हमारी नौका का भार बहुत कम हो गया, तब हमने पतवार घुमाकर अपनी नौका को विपरीत दिशा में मोड़ लिया, यानी कि पहले आगे की तरफ जा रहे थे और जब बहुत ही ज़्यादा प्रवाह जल का हो गया तब हमने अपनी नौका को फिर से विपरीत दिशा में मोड़ लिया। डंडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फन फेन स्फार, बिलखती जल में तार तार। करतल मिस होता है हथेली और मुक्ताफन मिस होता है मोती, फेन स्फार में होता है बहुत अधिक झाग, यानी कि जिसे जब कपड़े धोते हैं तो बहुत ज़्यादा झाग नहीं उठता, वही झाग जो है वहाँ पर भी उठ रहा था। डंडों के चलाने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो डंडे अपनी हथेलियां फैलाकर उसमें अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर जल में बिखेर दिया है, यानी कि इतना ज़्यादा झाग उठ रहा था तो ऐसा प्रतीक हो रहा था कि झाग रूपी मोतियों को भरकर तथा तारों रूपी मोतियों के हार को तोड़कर उसी जल में बिखरा दिया गया है। चांदी के सांपों सी रलमाल नाचती रश्मियाँ, जल में चल रेखाओं से खिंच तरल सरल। पतवारों के संचालन से शांत जल में लहरें उठ रही थी जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगने लगती। लहरों के कारण जल चंचल, जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती प्रतीक हो रही थी कि मानो उसमें अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच रही हों, यानी कि चांदी के सांपों सी रलमाल नाचती रश्मियाँ, जल में चल रेखाओं से खींच रहा तरल विरल। यानी कि कहने का आशय यह है कि जब पतवारों यानी कि जिससे नाव को चलाया जाता है, नाव के संचालन से, तो उससे इस प्रकार से लहरें उठ रही थी मानो चांदी की, यानी कि इतनी सुंदर लग रही थी वो चांदी के समान, सांपों के समान, यानी कि चांदी के सांपों के समान। जैसे कि जब चलते हैं तो देखते हैं कि तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लहरें उठती तो वो सांपों के समान रेंगने लगती हैं। लहरों के कारण
चंचल जल में, यानी कि लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें प्रतीक होती हैं, मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खींच रही हूँ। लहरों की ललित कलाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। उन लहरों और झागों की झिलमिलाता चंद्रमा सौ सौ बार चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा सौ सौ बार तारे बनकर, लहरों और झागों में झिलमिलाता हुआ चंद्रमा सौ सौ बार चंद्रमा बनकर तथा एक तारा सौ सौ बार तारे बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा मानो लहरों रूपी बेले फल फूल उठी हैं। कहने का आशय यह है कि मतलब लहरें उठने के कारण जो है एक चंद्रमा जो है सौ सौ जगह दिखाई दे रहा था, यानी कि सौ सौ जगह चंद्रमा दिखाई देता, और एक तारा उड़ मीन्स क्या होता है तारा, एक तारा मतलब जल की झिलमिलाहट के कारण एक तारा सौ सौ तारे की जगह दिखाई दे रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा सुशोभित मतलब इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था कि मानो लहरों रूपी बेलें फल फूल उठी हैं। अब उथला सरिता का प्रवाह लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को प्रोत्साह। पंत जी कहते हैं कि अब हमारी नौका को धारा के बीच से निकलकर किनारे पर स्थित घाट की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे हम किनारे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उथला जल होता जाता है, जल की गति भी अपेक्षाकृत कम होती जा रही है। तब लग्गी यानी कि एक लंबा बांस, लग्गी क्या होता है एक लंबा बांस से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे अलौकिक सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम शाश्वत, नभ का नीला विकास शाश्वत, शशि का यह रजत हास शाश्वत, लघु लहरों का विलास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन, नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता तुमको अमृत दान। यानी कि ज्यों ज्यों लगती नाव पर उर्मे अलौकिक सत विचार, उर्मी सोता हृदय, सत में सैकड़ों या बहुत ज़्यादा, अलौकिक मतलब बहुत ही मन को लुभावने। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे अलौकिक सत विचार। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं। इस धारा की जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत है, संगम। जिस प्रकार से धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जो जल आगे बह जाता उसका स्थान पीछे आ रहा जल ले लेता, इस प्रकार जीवन का उद्गम शाश्वत है, यानी कि शाश्वत है, गति शाश्वत है, संगम। इसी प्रकार जीवन का उद्गम भी शाश्वत है, जलधारा के समान ही जीवन की गति और मिलन भी शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। कवि कहता है कि आकाश का विस्तार शाश्वत है, चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है, इसी प्रकार लहरों का ईश्वर भी निरंतर बना रहता है। हे जग विचार के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन, नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता तुमको अमृत दान। कवि जो है भावनाओं के सागर में डूब गया और सोचने लगा कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म, इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा कवि कह उठता है कि मैं चिंताशील होकर अपनी सत्ता का ज्ञान भुला गया हूँ, जीवन की शाश्वतता का जल धारा रूपी यह प्रमाण मुझे ही अमृत प्रदान कर रहा है। डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर समझने वाला है, अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुँचे।